बताइए। मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन्स में हम जो डेवलप कर रहे हैं चीजों को, वो इसके एग्जाम्पल से डेवलप करेंगे। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिया ग्लूट। आप सब मुझे बताएं, कोई भी, एनीबॉडी कैन टेल मी कि व्हाट इज ग्लूट। ग्लूट किसे कहते हैं? देखिए, मैंने दो भागों में बांटा है। ग्लूट जो है वो ग्लूकोज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और टी जो है वो ट्रांसपोर्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब हो गया ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। ठीक है। एक ग्लूकोज को अगर हम देखें तो हमारा ग्लूकोज कैसा दिखता है? C6H12O6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है इसका। लेकिन फैक्चुअली क्या होता है ये? फैक्चुअली अगर हम देखें इसको, ये पोलर मॉलिक्यूल है। क्या मॉलिक्यूल, कैसा मॉलिक्यूल है ये? पोलर मॉलिक्यूल है। साथ ही ये बड़ा मॉलिक्यूल है। बड़ा मॉलिक्यूल कहने का मतलब है इसमें काफी, इसका जो एटॉमिक मास यूनिट है, मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बहुत है। तो अगर इस प्रकार से हम देखते हैं तो ग्लूकोज एक बड़ा मॉलिक्यूल है, पोलर है, चार्ज्ड नहीं है, बट ये पोलर है। तो अगर ऐसा है तो ये मेम्ब्रेन के अंदर बाहर आएगा जाएगा कैसे? ये तो बड़ा मुख्तलिफ जो है प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो गया है। कैसे ये मूव करेगा? तो इस ग्लूकोज के लिए हमको एक ट्रांसपोर्टर चाहिए। क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टर। वो ट्रांसपोर्टर इस ग्लूकोज को मेम्ब्रेन के इस पार से उस पार ले जाएगा। ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। और यहां पर क्या है? एक एक ट्रांसपोर्टर है। इट इज अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। और हम कह रहे हैं कि ये जो है वो ग्लूट है। इसके बड़े टाइप्स होते हैं, अलग से पढ़ते हैं लोग इसके बारे में। ठीक है। ये जो है वो और साइड है, ECF, और ये जो है वो इनसाइड है, ICF। ये जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये ग्लूट, ये यदि है तो ये ग्लूकोज को कैसे ट्रांसपोर्ट करे? तो इसके लिए क्या होता है, इसमें इसमें स्पेसिफिक साइट्स होते हैं जहां पर ग्लूकोज बाइंड करता है। अगर हम थोड़ा सा इसको और रचनात्मक तरीके से बनाए, चूंकि आप लोग को तो एक इमेज चाहिए, जिस इमेज से आप चीजों को समझना चाहते हैं। तो एक फैकल्टी को करना क्या चाहिए? वो हमेशा विद्यार्थी को इमेज वाइज समझाए, ठीक है ना, ताकि वो उसमें अपने नॉलेज को क्या करे, मतलब पुट अप करके एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में समझने की कोशिश करे। देखो, ये हमने बनाया है क्या? हमने बनाया ये ग्लूट। अब इस ग्लूट में आप क्या देख रहे हैं? एक साइट है ना, ये साइट है। और इस साइट से क्या होता है? शुगर जुड़ता है। ग्लूकोज जो है वह इस साइट से जुड़ता है। यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा ये C6 वाला जो ग्रुप है वो हो जाएगा, और इस प्रकार से ये इसमें जुड़ता है। ये इस प्रकार से पॉकेट बना हुआ है। ये जो देख रहे हो ना, ये बाहर CH2OH, उसका पॉकेट ये है, CH2OH का पॉकेट ये है, ठीक है। यहाँ पर CH2OH है, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। इस तरह से इस पॉकेट में क्या है? फिक्स है। लेकिन वहीं पर अगर फ्रुक्टोज आ जाए, ठीक है, या गैलेक्टोज आ जाए, तो ये सब इसमें फिट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उस प्रकार से इसका खांच नहीं बना हुआ है। मैं थोड़ा इसको और बड़ा बनाता हूं। मैं एक एक ही स्ट्रक्चर को समझाऊंगा, और उस फॉर्मेट से आप सभी के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, ठीक है ना। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा और बड़ा बनाता हूं, बहुत बड़ा कैनवास, ताकि आप इसको खूब बढ़िया से समझिए, ठीक है। देखो, ठीक है, देखो, ये इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है। तो क्या हो रहा है? ग्लूकोज अपने चीजों से यहाँ फिट हो रहा है। यहाँ उसका OH है, उसको हम एक डार्क स्पॉट दिखा रहे हैं, यहां से ऐसे जुड़ा हुआ है यहाँ,
यहाँ पे उसका क्या है, OH ग्रुप है, वो इस खांच में जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है। फिर यहाँ पर उसका OH है, उसका खांच यहाँ जुड़ा हुआ है, ऐसे करके ये बना हुआ, और यहाँ पर क्या है, CH2OH ग्रुप है, वो यहाँ पर क्या है, फिट किया हुआ है। समझ रहे हैं आप लोग, सब लोग? एकदम एक्यूरेसी के साथ ये सेट होता है उसमें। तो जैसे ही ये इसमें फिट हुआ तो ग्लूकोज फिट हुआ। आप बोलेंगे ग्लूकोज जैसे सर गैलेक्टोज आ जाए, वो नहीं फिट हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वह जो है उसका, उसके OH का ओरिएंटेशन अलग है, उसके जगह पर कोई दूसरा आ जाए, नहीं हो सकता है। इस प्रकार से यह ऐसे इस खांच में सेट होता है, ठीक है। अब हम वापस अपने पुराने इमेज पर आ जाए। हाँ, अब क्या है कि जब ये शुगर यहां पर आकर जुड़ेगा, यहां पर आकर जुड़ेगा, जुड़ते ही ये खुल जाएगा इस प्रकार से, ठीक है ना, ऐसे। और ऊपर का टेक्सचर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है ना। और ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या करेगा, यहाँ पर अंदर की ओर आ जाएगा। जैसे ग्लूकोज अंदर की ओर छोड़ दिया, फिर से इसके टेक्सचर में क्या आया, बदलाव आया। और बदलाव होते ही अब कैसे हो गया ये, बदलाव होते ही अब नीचे से ये क्या हो गया, ब्लॉक कर लिया, और ऊपर क्या हो गया, ये खुल गया, ठीक है। अब ये अंदर से बोले तो इसने अपने आप को लॉक कर लिया है, और बाहर से ओपन हो गया। फिर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहां आएगा, फिर जैसे ही इससे जुड़ेगा, फिर ये वापस इस प्रकार से ऊपर से लॉक हो जाएगा, नीचे से खुल जाएगा ग्लूकोज, फिर नीचे, ऊपर लिया नीचे दिया, ऊपर लिया नीचे दिया, यही इसका काम चलता रहता है, ग्लूट ट्रांसपोर्टर। अभी किसी को सवाल पूछना है? चलिए, किसी को सवाल नहीं है। अब अगला जो सवाल है, ये किस प्रकार का ट्रांसपोर्ट है, पैसिव है या एक्टिव है? यह एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बाहर में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और अंदर में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। तो तब तक ये ग्लूकोज अंदर देते रहता है जब तक कि दोनों साइड का इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए, एक समान ना हो जाए। यह ग्लूट का एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको मेम्ब्रेन प्रोटीन में दिखाया। आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है सब तक? यस सर। बढ़िया। इसमें किसी को कुछ पूछना है? चलिए, हम मान गए कि नहीं कुछ पूछना है, मतलब आप लोग कुछ पूछना उछना नहीं, ठीक है। दीजिए ना मेरा मोबाइल। अब आगे क्या, अब एक और टाइप है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये जो है एक एस ग्लूट करके एक और हम एग्जांपल ले रहे हैं, आप उसको समझने की कोशिश करिए। एस ग्लूट को, ये एस ग्लूट जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, कौन बोलेगा? कोई तो बोलो। चलो, नहीं बोलोगे कोई टेंशन की बात नहीं, मैं बताता हूं। देखो, एस यहां पर सोडियम आयन को इंडिकेट कर रहा है, जी यहां पर ग्लूट जो है, ग्लू जो है वो ग्लूकोज को इंडिकेट कर रहा है, और टी जो है वो ट्रांसपोर्टर को इंक्लूड इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, सोडियम आयन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, यही इसका मतलब, सोडियम आयन ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, ये इसका मतलब होता है। अब सोडियम आयन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर का मतलब क्या होता है, तो यहां पर इसके कई प्रकार होते हैं, जिसमें से एक प्रकार जो है वह है सोडियम आयन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। देखिएगा, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ये एक एग्जांपल है, सोडियम आयन डिपेंडेंट ग्लूकोज
ट्रांसपोर्टर। अब साहब डिपेंडेंट का मतलब क्या होगा? कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है ग्लूकोज का, लेकिन वो किस पर डिपेंड कर रहा है? सोडियम आयन पर। ये एक सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जो मैं थोड़ी देर बाद में आपको बताऊंगा। इन फिलहाल जो है हम इसको देखते हैं इस डायग्राम के द्वारा, ठीक है। ये जो है उसका नाम है एस ग्लूट, सोडियम आयन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। सब लोग गौर से देखना और अच्छे से समझना सब, ठीक है। देखो, ये जो मैं गोल गोल बना रहा हूं डार्क कलर का, वो क्या है? सोडियम आयन है। क्या है ये? सोडियम आयन है, ठीक है। मैं टाइम पास कर रहा हूं बना बना के ऐसा नहीं है, एक्चुअली में थोड़ी संख्या इसकी बढ़ाना चाहता हूं। ये सोडियम आयन है और अंदर भी मेम्ब्रेन के सोडियम आयन है। अब आप सब मुझे बताइए कि किधर ज्यादा सोडियम आयन है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में या फिर इंट्रासेलुलर फ्लूइड में? एक्स्ट्रा सेलुलर। बिल्कुल सही पकड़े आप सब लोग। तो थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर दें, सोडियम आयन है, ठीक है। तो बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, तो सॉल्यूट अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर बढ़ेगा। दूसरा जो है एलिमेंट, उसका नाम है ग्लूकोज। इसको हम इस डायग्राम से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। जितना दिमाग में इमेज बनेगा, है ना, उतना क्या होगा? आपके थॉट्स में परिवर्तन होगा। आपने सोचा होगा आनंद सर ने क्यों वो टॉपिक हम लोगों को बताया, क्योंकि आपके थॉट्स को साइंटिफिक बनाना है। विद्यार्थी बोलता है कि सर जूलॉजी पढ़ के क्या होगा? पढ़ के तो कुछ नहीं होगा। चलो बताओ, ग्लूकोज बाहर ज्यादा है कि अंदर ज्यादा है? अंदर। अंदर। इंट्रासेलुलर। नॉर्मल सिद्धांत में क्या ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट संभव है बाहर से अंदर? हम लोग बोलते हैं नो सर, क्योंकि ग्लूकोज बाहर कम है, अंदर ज्यादा है। और क्या सोडियम आयन का ट्रांसपोर्ट संभव है बाहर से अंदर? हम बोलते हैं यस सर। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज बाहर जो है सोडियम आयन ज्यादा है और ग्लूकोज कम है। अब देखिए नाम, सोडियम आयन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, मतलब मूवमेंट जो होगा वो किसके कारण होगा? वो होगा सोडियम आयन के कारण। लेकिन साथ में सट के कौन चला जाएगा? ग्लूकोज। इस चैनल का खुलना या बंद होना किस पर डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन पर। और उसके साथ बहुआ बनकर कौन पार हो जाएगा? ग्लूकोज। अर्थात कि ग्लूकोज के कारण ये चैनल खुलेगा या बंद होगा? नहीं, ये चैनल खुलेगा और बंद होगा। ये जो आपका ट्रांसपोर्टर है ये खुलेगा और बंद होगा, वो सोडियम आयन के कारण होगा। तो रिजल्ट क्या हो गया? रिजल्ट ये हो गया, ये जो है मेम्ब्रेन आयन चैनल, मतलब सोडियम आयन डिपेंडेंट चैनल है, यहां खुल गया। क्यों खुल गया? क्योंकि यहां पर सोडियम बाइंड करता है, ठीक है। और जब ये खुला तो साथ में क्या हो गया? उसके अपोजिट साइड में ग्लूकोज बाइंडिंग साइट है, ठीक है ना। तो सोडियम आयन जुड़ा यहां पर, देखो यहां पर क्या, कौन जुड़ गया? सोडियम आयन। और उसके अगर बगल में कौन जुड़ा? ग्लूकोज आयन, करेक्ट। ये जो जुड़ना है वो कौन, किसके द्वारा ड्राइव किया जा रहा है? जैसे हम लोग कार में चलते हैं या गाड़ी में चलते हैं तो एक हमारा ड्राइवर होता है। हम भी तो बैठे रहते हैं कार में, लेकिन हम तो नहीं चलाते हैं। उसी प्रकार यहाँ का ड्राइवर कौन है? सोडियम आयन। अब आपके मन में सवाल आया, मान लीजिए सर कि सोडियम आयन खुला, ये खुला सोडियम आयन बोला, सोडियम आयन जुड़ गया और ग्लूकोज नहीं जुड़ा, तो क्या सोडियम आयन अंदर जाएगा? सवाल आया। हमारा आंसर है बिल्कुल नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि सोडियम आयन तभी इसमें जुड़ेगा जब यहां पर क्या होगा? ग्लूकोज होगा। इसको हम लोग बोलते हैं कोऑपरेटिव कोऑर्डिनेशन। क्या कहते हैं? जरा बोलिए तो, मैंने क्या बोला है? कोऑपरेटिव कोऑर्डिनेशन। जरा बोलिए तो सब लोग। कोऑपरेटिव कोऑर्डिनेशन। हाँ, कोऑपरेटिव कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? कि भले सोडियम आयन इसको ड्राइव कर रहा है, ठीक है ना, भले सोडियम आयन इसको ड्राइव कर रहा है, लेकिन
बिना ग्लूकोज के जुड़े ये काम नहीं करेगा। अगर ग्लूकोज नहीं है तो ये चैनल काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि यह सोडियम आयन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। तो बोलेंगे सर कि अगर मान लीजिए ग्लूकोज नहीं जुड़ा, ये चैनल क्यों काम नहीं करेगा, ये ट्रांसपोर्टर क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि कोऑपरेटिव कोऑर्डिनेशन है। इसमें जो भी स्ट्रक्चर में बदलाव है वह तभी संभव होगा जब यहाँ पर ग्लूकोज और यहाँ पर सोडियम आयन होगा। अगर ये दोनों नहीं रहेगा तो नहीं खुलेगा, नहीं काम होगा, फॉल्ट होगा, गड़बड़ हो जाएगा। अब क्या हो गया, जैसे ही यहां पर ये जुड़ा वैसे इनका कॉन्फॉर्मेशन बदला, और जैसे ही कॉन्फॉर्मेशन बदला फिर क्या हुआ, फिर वही हुआ जिसका हम लोग कर रहे थे इंतजार। ठीक है, सब लोग समझ गए होंगे क्या हुआ। उसके बाद हुआ ये, ग्लूकोज सोडियम आयन अंदर आ गया और ग्लूकोज भी अंदर आ गया। तो आना किसको है, मेनली सोडियम आयन को, लेकिन साथ में लटक के कौन आ गया, ग्लूकोज आ गया। इस तरह सेल ने क्या किया, एनर्जी बचाया। सेल ने एक साथ काम करके दोनों के लिए अलग अलग चैनल का काम करने का एनर्जी बचाया। क्योंकि आप कहते हैं कि अगर बाजार जाना हो तो लिस्ट तैयार करके जाना चाहिए। क्यों लिस्ट तैयार करके जाना चाहिए? क्योंकि ऐसा नहीं होगा ना कि हम एक बार नमक लेने के लिए जाएंगे, फिर अरे याद आया चावल भी लेना था, फिर चावल लेने के लिए जाएंगे, फिर आलू भी लेना था। उसमें क्या होगा कि हम इतने बार जाएंगे कि हमारा समय और हमारी ऊर्जा वो दोनों प्रभावित होगी। तो सेल भी कोशिश करता है कि जहां संभव हो वहां पर कोलैबोरेशन में काम करें। दिस इज रियली आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप ऑफ एक्टिविटी। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन, प्लीज आस्क। सर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सर कितना एनर्जी स्पेंड होता है सर? अभी आ रहे हैं, ठीक है, उसी पर। और कोई सवाल? चलिए, सवाल जरूर रखिए सब लोग, कोई भी सवाल, जैसे कि यही सवाल था, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है और हमारा हेडिंग भी है, इसलिए मैंने कहा कि चलो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सर इसमें सिर्फ सोडियम आयन ही रहेगा? हाँ, ये यदि नाम लिख दिया गया सोडियम आयन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, तो सोडियम आयन ही रहेगा, कोई दूसरा नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है। ओके सर। हाँ, सोडियम आयन डिपेंडेंट है। ऐसे और भी चैनल्स हैं, भी आपको सब पढ़ने का, एक एक टेस्ट तो हम सब करा ही देंगे ना आप लोगों को। ओके, सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब होता है क्या, कि ट्रांसपोर्ट ऑफ solute from its lower concentration to its higher concentration. It can consume ATP or electrochemical gradient. ठीक है, और 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 driven through electrochemical gradient. इसी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो केमिकल ग्रेडियंट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को कैसे डिफाइन करते हैं कि भाई ट्रांसपोर्ट है किसका, एक सॉल्यूट का, कहां से कहां, तो लोअर, इसके लोअर कॉन्सेंट्रेशन से इसके हायर कॉन्सेंट्रेशन, ये सब आप जानते हैं। और ये एटीपी कंज्यूम कर सकता है या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के द्वारा डिराइव ये ड्राइव किया सकता है। ठीक है, यदि दो ऑप्शन है हमारे पास तो उसका दो टाइप होगा। पहला होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या करता है, तो ये कंज्यूम करता है
एटीपी, एटीपी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट है, मतलब इसमें एटीपी खर्च होगा। और दूसरा है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इसमें क्या होगा, इसमें ईसीजी द्वारा, ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट द्वारा ये ड्राइव किया जाएगा, जैसे कि सोडियम आयन डिपेंडेंट ग्लूकोज जीएससी ट्रांसपोर्ट, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, एक किसका एग्जाम्पल है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एकदम एक चीज समझ लो दिमाग में, कोई ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं और वहां पर जो आयन है वो उस ट्रांसपोर्ट को अगर रेगुलेट कर रहा है, आप उसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो कुछ एग्जांपल ऐसे हम लिख रहे हैं, इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, लाइक सोडियम आयन ATPase, ठीक है, सोडियम आयन ATPase। दूसरा एग्जांपल लिख रहे हैं हम, सोडियम आयन वोल्टेज, पढ़ा है, गेट, ठीक है। तीसरा है, तीसरा लिखेंगे नहीं, तीसरा इसको लिख देते हैं, सोडियम आयन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। अब आप सब लोग अपना माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं आपसे सवाल पूछूंगा, प्राइमरी या सेकेंडरी आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहला, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट या सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट? प्राइमरी। प्राइमरी। बिल्कुल सही। सेकेंड, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट या सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट? सेकेंडरी। जरा बोलिएगा तब ना हम सुनेंगे। सेकेंडरी सर। सेकेंडरी। सेकेंडरी। हाँ, तो एकदम गलत हो गया, दोनों का आंसर गलत हो गया, प्राइमरी का भी और सेकेंडरी का भी ना। तो ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, ठीक है। बुरहान सर फंसा दिया हम लोग को। ये गेट है बाबू, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, पढ़ा चुके हैं। और अब थर्ड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट या सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट? हाँ, जल्दी बोलिए सब लोग, बोलो बोलो, 53 लोग जुड़े हुए हो। सेकेंडरी है सर। सेकेंडरी। सेकेंडरी। बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। अब आपको याद होगा जब एक क्लास हो रहा था सोडियम आयन, ऐसे कुछ चर्चा हुई थी, तो आप लोग में कुछ लोगों ने सवाल पूछा था मुझसे, मैंने कहा था कि थोड़ा ठहरो, कुछ दिनों बाद जो है आपको सोडियम आयन डिपेंडेंट ही गेट्स जो है, चैनल्स जो हैं, उन 3 का नाम लेंगे और तीनों अलग होगा, अलग अलग है सब। सोडियम आयन ATPase क्या है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल्स क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। सोडियम आयन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर क्या है, ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बात समझ में आई? अब जो विद्यार्थी सोचो इसके बेसिक्स को ही नहीं समझता हो, इसके फंडामेंटल नहीं समझता हो, क्या वो कभी भी इस टॉपिक में आंसर कर पाएगा? जब नेट में इसी प्रकार के सवाल आते हैं तो विद्यार्थी क्या होता है, उसको समझ में ही नहीं आया हुआ है कि क्यों अलग है, नतीजा क्या होता है, उल्टा पुल्टा आंसर करके आ जाएगा, क्या बोलेगा, अरे बाप रे, क्वेश्चन तो सब पढ़ा हुआ था लेकिन आंसर ही समझ में आया, सब तो एक जैसा ही आंसर था। अरे बाबा, एक जैसा नहीं होता है, सबके मतलब क्या होते हैं, अलग अलग। बेसिक्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट अभी आपने पढ़ा, किसी को कुछ पूछना है? जल्दी चलिए, तो बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग किसी को कुछ नहीं पूछना है, हैं? कैसे चलेगा काम? देखो और एक एग्जांपल ले रहे हैं, सोडियम आयन, अब देखो डिपेंडेंट नहीं लिखे, ड्रिवेन लिखे, घबराना मत, एक ही चीज, ठीक है। सोडियम आयन ड्रिवेन क्लोराइड बायोकार्बोनेट
ठीक है, एंटी वाटर, ठीक है, क्लोराइड बायोकार्बोनेट एंटी वाटर, ठीक है। हम यूज करते हैं HCO3 प्लस माइनस और प्लस और नहीं नहीं प्लस क्यों होगा जी, माइनस, और यहाँ क्लोराइड के ऊपर भी क्या होगा, माइनस, ठीक है। सोडियम आयन ड्रिवेन क्लोराइड बाइकार्बोनेट एंटीपॉट। ये आप सब मुझे जवाब दीजिए कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी आयन ट्रांसपोर्ट। एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। कोई तो हमको बोलते, कई बार लोग बोलते हैं कि सर यहाँ का विद्यार्थी सब जो है ना जूलॉजी पढ़ना नहीं चाहता है, सब बैंकिंग रेलवे एसएससी करता है। हम लोग करने दो, अच्छा है, वो भी तो जॉब मिलेगा वहां पर उसको। इनफैक्चुअल है कि आप सब में साइंटिफिक टेम्परामेंट है, आप लोग थोड़ी सी मेहनत करें तो आप इस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। देखिए, सोडियम आयन ड्रिवेन क्लोराइड बाइकार्बोनेट एंटीपॉट, इसमें क्या है, जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन में एक एंटीपॉटर है। एंटीपॉटर जानते हैं सभी लोग, आधे इधर आधे उधर, मतलब एक साथ ही करेंगे। देखिए कैसे, मैं थोड़ा सा अलग अलग कलर का यूज करता हूं क्योंकि आप लोग बहुत लोग मोबाइल से ही पढ़ रहे हैं। थोड़ी सी मैंने चौड़ाई भी घटाई बढ़ाई। अब क्या हो रहा है कि सोडियम आयन बाहर से अंदर आ रहा है, उसी के साथ बाइकार्बोनेट आयन बाहर से अंदर आ रहा है, क्लोराइड आयन बाहर से अंदर से बाहर जा रहा है, और प्रोटॉन अंदर से बाहर जा रहा है। अब देखिए, अंदर बाहर से अंदर क्या आया, सोडियम आयन, और क्या आया, बाइकार्बोनेट आयन HCO3 माइनस, ठीक है। अंदर से बाहर कौन गया, क्लोराइड आयन, क्लोराइड बोल देने से ही आयन हो जाता है, एंड प्रोटॉन। जब ये दोनों बाहर जाएगा तो क्या बनाएगा, HCl, ठीक है। ये दोनों अंदर रहेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, हम लोग कहते हैं यह एक बेस है सर, और HCl क्या है, यह एक एसिड है सर। अब बताइए, ये ट्रांसपोर्टर जब काम करेगा तो सेल के अंदर पीएच घटेगा कि बढ़ेगा, जल्दी बोलोगे सब, बढ़ेगा। 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 क्यों बढ़ेगा, बढ़ेगा। क्योंकि HCl अगर अंदर में था, इसका मतलब निश्चित है कि पीएच जो है वो काफी लो रहा होगा। मान लो हम मान लेते हैं कि 1.5 रहा होगा, एसिडिक रहा होगा, और ये मीडियम सेल के लिए डेंजरस होगा। इसलिए सेल ने क्या किया, बाहर से सोडियम बाइकार्बोनेट को बुलवाया, अलग अलग करके जोड़ा, बेस की मात्रा बढ़ी, और साथ में HCl को ऊपर ठेल दिया। अब इसका जो पीएच होगा वो क्या होगा, हो सकता है कि वो 6.5 आ जाए, हो सकता है कि वो 7.5 आ जाए। इस प्रकार से पीएच क्या होगा, पीएच एसिड से बेस की ओर आएगा। यही क्वेश्चन जब नेट जेआरएफ में पूछता है विद्यार्थी को, एक सेल है उसमें एसिडिटी बढ़ गई है और वो जो है सेल अब न्यूट्रलिटी की ओर बढ़ रहा है, पीएच जो है न्यूट्रल होना चाह रहा है, तो किस प्रकार का ट्रांसपोर्टर जो है, नीचे में से दिया हुआ 4 ट्रांसपोर्टर, कौन सा ट्रांसपोर्टर काम करेगा, ले बप्पा। अब विद्यार्थी रट्टा मार के कहां से करेगा पास, उसको तो समझना है कि ये घटना क्या है, ठीक है। तो आप लोग इन सब चीजों पर खूब बारीक निगाह से पढ़िए, मैं एक एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं ताकि आप समझे। अब बाकी एटीपीएस क्या होता है इसकी चर्चा अगले लेक्चर में होगा, क्योंकि कल होगा। तो आप सब लोग रहिए क्या तैयार, क्योंकि कल का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है।